जय हिंद। तो आइए आज हम देखेंगे बीपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग आ गए हैं डे 7 तक, यानी 7वां क्लास आज हमारा है। डे 7 7वां क्लास स्टार्ट है। इससे पहले वाली क्लास आपको यानी 6 क्लास जो हो गई है उसको आपको कहाँ जाना है, यानी रिजल्ट बेस्ड कोचिंग चैनल पे जाना है और इसको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इस पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी टाइम टाइम से इसमें डाला डाला जा रहा है। छोटे छोटे एकदम क्लिप करके उस पर डाला जाएगा। जैसे वन स्थिति रिपोर्ट आज डाला गया है, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो रिजल्ट बेस्ड कोचिंग सर्च करना है यूट्यूब पे, ये मिल जाएगा आपको और लोगो यही रहेगा। और उस पे जाइएगा तो आराम से ये जो 6 वीडियो है वो एक प्ले लिस्ट में है। 11वीं बीपीएससी न्यू बैच स्टार्ट करके है वो, तो वहाँ प्ले लिस्ट है ही है, उसका ही है, और वहाँ जाइए और आराम से देखिए। देखिए अगर इसको यानी जितना पीवाईक्यू ये करा रहे हैं बीपीएससी के लिए, ये और जो बुक बता रहा हूँ उसको मिला के अगर आप पढ़ गए तो आपको बीपीएससी पीटी कोई नहीं रोक सकता है। आराम से आप बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करना है, अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और क्लासेस रोज मॉर्निंग में 8 बजे लाइव होती है। ठीक है, तो आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है और डिस्कशन क्लास 10 बजे होती है, वो भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इससे डिस्कशन क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास 8 बजे होती है। ठीक है, प्रतिदिन, और लाइव क्लास आप एकदम लाइव क्लास ही ज्वाइन कीजिए। अगर लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो आइए हम आज टॉपिक देखते हैं। हमारा क्या है टॉपिक की, पहला टॉपिक है साइंस का। तो साइंस का हमारा पहला टॉपिक प्रकाश में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक 20 क्वेश्चन देखेंगे। फिर अकार्बनिक रसायन में 23 से लेकर 47 तक क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद जीव जगत का वर्गीकरण में हम जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो मौर्य और मौर्योत्तर काल हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 17 तक, और बहमनी राजवंश पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य जन आंदोलन देखेंगे। अन्य जन आंदोलन 1757 से लेकर 1857 तक का। ठीक है, ये मॉडर्न देखेंगे। उसके बाद बिहार सामान्य ज्ञान में देखेंगे हम 130 क्वेश्चन से लेकर यानी 145 तक क्वेश्चन तक देखेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में हम देखेंगे वन क्षेत्र, भारत का भूगोल में वन क्षेत्र देखेंगे। और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखेंगे अफवाह और नदियों के किनारे बसे नगर देखेंगे। उसके बाद पोल साइंस में हम आज देखेंगे नया टॉपिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद और संसद के दोनों सदन। 1 से 14 तक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद गरीबी बेरोजगारी में जो 103 से 116 क्वेश्चन है वो देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आज 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक रिपीट है, आपको वही वाला करना है 1 मार्च से 15 मार्च तक। ठीक है, ये आपको करते चलना है। ठीक है, तो आइए आज हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं साइंस से। ठीक है, हमारा साइंस का टॉपिक है क्या है, यानी साइंस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था प्रकाश, यानी हम साइंस में फिजिक्स में, साइंस के फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में हम 5वां टॉपिक में आ गए। ठीक है, यानी अगर डे में देखा जाए तो डे 7 क्लास है, 7वां क्लास है आज। और टॉपिक में फिजिक्स में हम 5वां टॉपिक आ गए प्रकाश। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है, यानी पहला क्वेश्चन इसका है कि एक कटा हुआ हीरा, एक कटा हुआ हीरा चमकता है। क्यों चमकता है कटा हुआ हीरा, इसके बारे में अगर हम देखें कि ये कटा हुआ हीरा जो होता है वो क्यों चमकता है, तो वो चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, यानी हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वो चमकता है हीरा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा क्या होता है, चमकता है। ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। तो ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा चमकता है। ठीक है, तो ये सुधार लेना है आपको, यहाँ ऑप्शन सी दिया था तो ये बी होगा। ठीक है, बी यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये होगा इसका आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है। तो आइए इसके बारे में अगर देखें तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। और हीरे की वायु में आने वाली किरणों के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, केवल 24 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे पर प्रवेश करती है तो भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब किसी तल का आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तब क्या होता है, प्रकाश से बाहर मतलब 24 डिग्री से कम होता है तभी प्रकाश से बाहर आ पाता है। ठीक है, इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश के केवल कुछ दिशाओं में ही हीरे से बाहर निकलता है, अतः इसे सभी दिशाओं में देखने पर अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, यानी ये चमकदार दिखाई देता है हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या है कि बिजली की मोटर परिवर्तित करती है, यानी बिजली की मोटर किसको परिवर्तित करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, यानी बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, जो हमारा मोटर होता है बिजली का, वो जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
और यह विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, और जब एक आयताकार कुंडल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और माध्यम से विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी कुंडली घूमना शुरू कर देती है। तो आपको यही देखना है कि जो बिजली का मोटर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वो प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कम चमक वाला एक घोड़ा बन जाएगा। ठीक है, कम चमक वाला एक घोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़ों का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है और वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा का होगा। ठीक है, कम चमक वाला घोड़ा का बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के यानी क्या करता है, तो कि लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। यानी क्लोरोफिल से सूर्य के प्रकाश के लाल और जो नीले प्रकाश होते हैं उसके तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है और पर्णहरित प्रकाश के बैगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो प्रकाश की क्रिया होती है वो किसमें होती है, यानी बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में जाना है तो नहीं है पे आप वाले मतलब मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो ये डी इसका नहीं है। एलईडी में पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक विशेष प्रकार का अर्धचालक होता है जो कम विद्युत खपत पर प्रकाश उत्सर्जन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है, यानी कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है, तो बैगनी। ठीक है, यानी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैगनी वर्ण किरण सबसे ज्यादा झुकता है क्योंकि बैगनी वर्ण का तरंगदैर्घ्य सातों वर्णों के किरणों से सबसे कम होती है। यानी जो हमारे 7 रंग होते हैं उसमें सबसे कम अगर तरंगदैर्घ्य देखा जाएगा तो किसकी होती है, नहीं बैगनी रंग की होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसलिए क्या होती है, ये ज्यादा झुकती है प्रिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है यानी तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का क्या कारण है, तो यह क्या कारण है, प्रकाश का व्यतिकरण ही कारण है इसका। ठीक है, यानी जब प्रकाश किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो यह रंगीन दिखाई देती है, ऐसा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, कि क्यों, व्यतिकरण के कारण। जब समान आवृत्ति के दो या दो से अधिक प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और होलोग्राम का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के फरों पर रंगीन दिखाई देना आदि व्यतिकरण के ही उदाहरण है। ठीक है, यानी होलोग्राम जो कोई सामान आप खरीदेंगे तो उसमें होलोग्राम लगा होता है, तो वो अगर उसको रंगीन दिखाई देता है तो वो व्यतिकरण के कारण ही दिखाई देता है प्रकाश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, नहीं वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, यानी वातावरणीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और जब तारों से प्रकाश का किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अलग अलग प्रकाशीय घनत्व के कारण वे अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है और साथ ही वातावरण की बदलती भौतिक स्थितियां हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश को प्रभावित करती है और इसी कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यानी वातावरणीय अपवर्तन के कारण जो हम रात में तारे देखते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों दिखाई देते हैं तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण वो दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि प्रकाश को ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी प्रकाश को ऊर्जा में बदला जा सकता है, कौन सा वैज्ञानिक था, तो आइंस्टीन थे। ठीक है, यानी सर्वप्रथम सबसे पहले आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाश को ऊर्जा में बदला जा सकता है और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसके उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है और उसमें यदि कुछ ऊर्जा ऊर्जा है तो उसमें उसके तुल्य द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों परस्पर निम्न सूत्र से संबंधित है, यानी E बराबर mc स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड काला लगता है, क्यों लगता है काला ब्लैक बोर्ड, तो किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। ठीक है,
इसलिए ब्लैक बोर्ड काला दिखता है। यानी ब्लैक बोर्ड काला दिखाने का कारण है कि उसके तल द्वारा सभी रंगों को अवशोषित कर लेना होता है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड काला काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, यानी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश का 100% परावर्तन हो जाता है, इसीलिए इसकी दो स्थितियां होना अनिवार्य है। यानी इसके लिए अगर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि पूरा 100% परावर्तन हो जाता है। इसके लिए दो स्थितियां होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता हो वही स्थिति होनी चाहिए। दूसरा, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि रेगिस्तान में मृचिका का दिखना, कांच के चटके हुए भाग का अधिक चमकना और हीरे का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग में शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करना, शरीर से लेजर किरणों को भेजना और प्रकाश संकेतकों से दूरसंचार में, ये सब में आता है। प्रकीर्णन के उदाहरण अगर हम देखें तो प्रकीर्णन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्य का उगते और डूबते समय लाल दिखना। यानी सूर्य का उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और अपवर्तन का अगर हम उदाहरण देखें तो अपवर्तन के क्या उदाहरण है? तो रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, यानी ये क्या है? वातावरणीय अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही प्रकाश रात में जो तारे हैं रात में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और अगर देखा जाए दूसरा उदाहरण, ध्रुव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। अगर कोई पानी में छड़ डुबा दीजिए तो क्या होगा? आपको टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तो ये यहाँ ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उसके सिद्धांत पे काम करता है। और ये अलग अलग ऑप्शन है उसको भी यहाँ क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है और इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखा जाए तब वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह एक सरल प्रकाशीय यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो किसमें न्यूनतम होगी? तो कांच में यानी शीशा में सबसे कम होती है। ठीक है, यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और पानी में प्रकाश की चाल 2.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश की चाल अवरोही क्रम में निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद वायु में, उसके बाद पानी में, उसके बाद सबसे कम कांच में होता है। ठीक है, सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है और इसका मान होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफ आसमान यानी के कारण नीला दिखाई देता है। किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण प्रकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, यानी साफ आसमान में प्रकाश के विक्षेपण के कारण कारण आसमान नीला दिखाई देता है। और जब सूर्य का प्रकाश जो विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल कणों और धुएं के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। और दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश ही देख पाता है। ठीक है, यानी प्रकीर्णित प्रकाश देख पाता है क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है और प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। यानी दिन के टाइम अगर साफ आसमान है तो नीला दिखाई देगा। ठीक है, यानी सीधे सीधे कर लेना है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, यानी सर सीवी रमन को विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्यों के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे पहले भारतीय थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे की टिमटिमाना क्योंकि वायुमंडल में अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसलिए तारे क्या होते हैं? रात में टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात के दिनों में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? यानी छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं जो तेल पे,
तेल पे जैसे पानी की सतह पे डालिएगा तेल तो वो छोटी छोटी बूंदों में तैरता रहता है और चमकदार दिखाई देता है। क्या कारण है? तबियतीकरण। पहले ही बता चुके हैं कि व्यतीकरण के कारण ही बरसात के दिनों में पानी की सतह पर तैरती छोटी तरह तेल फिल्म यानी फिल्म की तरह रंगीन दिखाई देती है। और व्यतीकरण सभी प्रकार की तरंगों का एक गुण है और जो कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, अतः प्रकाश तरंग व्यतीकरण की घटना को दर्शाता है। अंग्रेज भौतिकविद थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतीकरण के सिद्धांत को दिया था, यानी थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतीकरण को सिद्धांत को दिया था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग मृचिका का कारण क्या है? तो मृग मृचिका का कारण है कि वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, यानी असमान तापन वह मृग मृचिका का कारण है। यानी वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों के असमान तापन के कारण मृग मृचिका की स्थिति देखी जाती है और इस स्थिति में आंखों को भ्रम हो जाता है, यानी आंख हमारा भ्रमित हो जाता है और यह घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, यानी अगर इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिया देता तो हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मारते, लेकिन इसमें दिया है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का तापमान में। अब ये ऑप्शन में आ गया है तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हैं और पृथ्वी की सतह से सटी हवा की परत गर्म होने के साथ विरल होने लगती है और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाती है ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तित होती है, अतः किसी सुदूर से आने वाला प्रकाश अविलंब से विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है और जिसके प्रक्षेप में वस्तु को काल्पनिक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी मृचिका हमको दिखाई देने लगती है, आंख को भ्रम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय किसी बांध के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें सॉरी ये क्या है कि किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्रों से थोड़ी झुक जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? तो विवर्तन कहलाती है। यानी अगर प्रकाश जा रही है, रास्ते में प्रकाश जा रही है और उसमें बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है तो उससे गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्रों से थोड़ी झुक जाती है और उल्लेखनीय है कि जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोधक को ज्यामितीय छाया में प्रवेश करती है और इस घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि जैसे प्रकाश आता है अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो वहां थोड़ा सा मुड़ जाती है। ठीक है, तो विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? किस घटना के कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, यानी प्रकीर्णन की घटना के कारण रंगीन कांच के महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है और प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम फिजिक्स में आज हम देखें 20 क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का 20 क्वेश्चन देखें, इसको आप बार बार देखिए, आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और ये बीपीएससी के लिए साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हम फिजिक्स देख लिए हैं, 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अकार्बनिक रसायन में हम देखेंगे, यानी जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है 23 27 का क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? किसका पता लगाने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है आयोडीन परीक्षण। ठीक है, यानी आयोडीन का परीक्षण का उपयोग कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है और आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। आयोडीन विलयन और पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में आयोडीन घुला रहता है और यह कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया कर पर्पल ब्लैक रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है? किसकी एक परत लेपित होती है? तो टेफ्लॉन की परत लेपित होती है। यानी नॉन स्टिक बर्तन होता है उसमें टेफ्लॉन की एक परत लेपित होती है। ठीक है, आमतौर पर कढ़ाई या तवे पर कुछ भी पकाते समय चिपकने लगता है, इसकी वजह से हम उस पर घी या तेल लगाते हैं फिर पकाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस समस्या का एक उपाय खोजा और बर्तन पर एक ऐसी परत चढ़ाने लगे जिससे उसमें कुछ भी चिपकता नहीं। ऐसे बर्तन को हम नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं, यानी नॉन स्टिक बर्तन में आप खाना पकाएंगे तो आपके बर्तन पे वहां में उसमें कुछ भी चिपकेगा नहीं। ठीक है, और क्या होता है ऐसे बर्तन पर चढ़ाई गई परत को यानी पॉली टेट्रा फ्लोरोएथाइलिन पॉलीट्राइट्रा फ्लोरोएथाइलिन यानी पीटीएफई कहते हैं, आमतौर पर इसे ही टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है विनाइल क्लोराइड होता है और यह एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है। इसमें पाइप केबल इंसुलेशन फर्श पर बिछाने की चादर और दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? इसका क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कोलाइड को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी आइसक्रीम बनाने में जिलेटिन का बहुधा उपयोग कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। जिलेटिन एक पारदर्शी, रंगहीन, स्वाद रहित भोज्य पदार्थ है जो कि मुख्यतः ग्लाइसिन और प्रोलीन नामक अमीनो एसिड से बनता है और डायबिटीज से जूझ रहे लोगों हेतु जिलेटिन वरदान माना जाता है। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड इंसुलिन बनाने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, यानी सर्वाधिक प्रचलित और शक्कर का क्या विकल्प आ गया है? तो ये हमारे आजकल हम देखते हैं तो एस्पार्टेम, एस्पार्टेम यानी एस्पार्टेम एक विकल्प आ गया है ये शुगर का। ठीक है। यानी सर्वाधिक प्रचलित सुरक्षित शुगर एस्पार्टेम है। एस्पार्टेम एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह शुगर फ्री के नाम से भी प्रचलित है। यह कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले डाई पेप्टाइड का एक मेथिल ईस्टर है। यानी क्या है? एक मेथिल ईस्टर है। और क्या होता है? तथा फेनिल फेनिल एलेनिन एवं एस्पार्टिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है और यह शुगर 100 गुना मिठास उत्पन्न करता है। ठीक है। शुगर फ्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित होता है? तो बेंजिक हेक्साक्लोराइड पे आधारित होता है। ठीक है। यानी बेंजिक हेक्साक्लोराइड पे ये आधारित होता है। ठीक है। और गैमेक्सिन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यह ठोस अथवा पाउडर दोनों रूप में प्राप्त होता है और पानी में अघुलनशील और एल्कोहल में घुलनशील होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है और मक्खी मच्छर के लार्वा को नष्ट करने में भी पशुगृहों में सफाई हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केलाइड होते हैं, एल्केलाइड क्या होते हैं? तो क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं। यानी एल्केलाइड ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो क्षारीय होने के साथ साथ जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद कौन सा होता है? एटीपी होता है। ठीक है। एटीपी यानी क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद एटीपी है और इस प्रक्रिया का पता 1937 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने लगाया था और इसकी सारी अभिक्रिया यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला पर होती है और इसमें ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पाइरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन। यानी बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन है। यानी बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन गैस है और बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग 50 से 65% होता है और बायोगैस का उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है और बायोगैस कार्बनिक पदार्थों के अवयवीय रूप से टूटने से उत्पन्न गैसों का मिश्रण होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। यानी गलत कथन कौन सा है? एक्रिलिक यानी एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ठीक है। यानी एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है? तो यही गलत है। ठीक है। गलत है। और रियान को कृत्रिम ऊन यानी रियान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ठीक है। एक्रीम को नहीं कहा जाता है, एक्रिलिन को रियान को कहा जाता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है और पॉलीकार्बोनाइड प्लास्टिक का उपयोग सीढ़ी बनाने में होता है। कपास के कपड़े गर्मियों में उपयोगी होते हैं क्योंकि ये नमी पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? पहला कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है। और दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। यानी शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। और जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है। यानी जल का हिमांक यानी जो उसका हिमांक बिंदु होता है वो घट जाता है और जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO के साथ बेअसर हो जाता है। ठीक है। जब भी आपको गांव में अगर मधुमक्खी काटे या कहीं भी मधुमक्खी अगर आपको काटे तो तुरंत आप चूने का लेप लगा लीजिए। आपका तुरंत वो मधुमक्खी का जो कटा हुआ वो है
वो तुरंत बेअसर हो जाएगा, ठीक है। यानी तुरंत वही चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो सीएओ को के साथ जैसे हम कार्बन लगा वो चूना लगाते हैं तो वो बेअसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? किसके साथ गर्म किया जाता है? तो सल्फर के साथ गर्म कर दिया जाता है। यानी वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। और वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रबड़ को अधिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें सल्फर या इसके समान अन्य वस्तुओं को गर्म करके मिलाया जाता है। ये संयोजित पदार्थ पृथक बहुलक श्रृंखलाओं के बीच पुल का निर्माण करते हैं और बहुलक को रूपांतरित कर देते हैं, जिसमें रबर की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो कौन सा है? तो ब्यूटेन है, ठीक है। कौन सा? ब्यूटेन। यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है और भारत पेट्रोलियम के आंकड़ों के अनुसार इसके अतिरिक्त इसमें प्रोपेन, एथेन भी पाया जाता है। और एलपीजी एक घरेलू ईंधन है जिसका जिसका उष्मीय मान भी काफी उच्च होता है। अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसमें रिसाव से होने वाली दुर्घटना से बचाव हेतु इसमें से एक गंधयुक्त पदार्थ एथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, जिससे इसके रिसाव का पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? यानी कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो ल्यूमिनॉल एक सम्मोहक ड्रग है, ठीक है। ऐसी दवाएं जो कृत्रिम नींद लेने में सहायक होती है उसे सम्मोहक दवाएं कहते हैं। और ल्यूमिनॉल एक प्रमुख सम्मोहक दवा है। इसी तरह से साइकोनॉल भी एक सम्मोहक दवा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो कौन सा दर्दनाशक है? तो नोवलजीन एक दर्दनाशक है। यानी दर्द निवारक दवाओं को एनाल एना एनाल्जेसिक कहा जाता है और उपयुक्त विकल्पों में से नेवलजीन एक दर्दनाशक दवा है, जबकि पेनिसिलिन और फ्लोरोमाइटिसिन और स्ट्रेप्टोपाइसिन तीनों एंटीबायोटिक दवाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? कौन सा इसमें विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है विंटर ग्रीन तेल? यानी मेथिल सैलिसिलेट विंटर ग्रीन कहलाता है, ठीक है। यानी देखिए मेथिल सैलिसिलेट को यौगिक को हम विंटर ग्रीन तेल कहते हैं और विंटर ग्रीन तेल विंटर ग्रीन प्लांट की पत्तियों से प्राप्त होता है होता है और इसकी तेल में विद्वान एनालेजिक एनालेजिसिक दर्द निवारक का कार्य करता है, ठीक है। इसमें जो तेल में विद्वान गुण होता है एनालेजिसिक जो विद्वान होता है वो दर्द निवारक का काम करता है और यह तेल मांसपेशियों के सूजन को कम करने और हड्डियों के दर्द में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्याप्त किया जाता है कैसे? ऑक्टेन की संख्या से। यानी पेट्रोल की गुणवत्ता में ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है और ऑक्टेन रेटिंग एक मानक उपाय है जो पेट्रोल की दक्षता और प्रदर्शन दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनजी की मुख्य घटक क्या है? तो CH4 है। यानी सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? CH4। यानी सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। और सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन गैस है और मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ऑक्सीजन अनुपस्थित है किसमें? किरोसिन में। यानी ऑक्सीजन किरोसिन में अनुपस्थित होता है। इसका भौतिक और रासायनिक गुण इसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन के अनुपातिक संगठन और क्वथनांक पर निर्भर करता है। इसमें इसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, किरोसिन को हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर है। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? तो नाइलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। यानी पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन है और नाइलॉन कुछ एलिफैटिक यौगिक पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का समूह के नाम से जाना जाता है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। इसका उपयोग दांतों के ब्रश, वस्त्र, मोजे आदि बनाने में किया जाता है। रेयान एक सेलुलोज निर्मित फाइबर है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है और काफी चमकदार होता है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है, नैलॉन का, ठीक है। यानी रेयान का, ठीक है। नेक्स्ट है कि पॉलिएस्टर एक टेरिकॉट का भी उपयोग आधुनिक वस्त्र उपयोग में किया जाता है। पॉलिएस्टर है टेरिकॉट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? इसमें से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होगा? तो हाइड्रोजन के कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है। यानी इसमें जो विकल्प दिया गया था उसमें हाइड्रोजन के कारण न्यूनतम प्रदूषण होगा। और हाइड्रोजन एक गैसीय पदार्थ होता है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। यह सबसे हल्का तत्व होता है। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है
और यह पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। हाइड्रोजन की विशेषता यह है कि यह ज्ञात ईंधनों में से प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा यानी इस तत्व में सबसे ज्यादा यह जलने के बाद उप उत्पाद के रूप में जल का उत्सर्जन करता है। अगर ये जलता भी है तो जल का उत्सर्जन करता है और बिजली उत्पादन तथा वाहिनी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के उपयोग में किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है। एंटी यानी क्या होता है, एंटी फ्रीज में एथिलोन ग्लाइकोल होता है। यानी ऑटोमोबाइल्स में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकोल होता है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल एक कार्बनिक यौगिक होता है, यह रंगहीन, गंधहीन और स्वाद में मीठा द्रव होता है। यह विषैला होता है जिसके ग्रहण करने से मृत्यु भी हो सकती है। और एथिलीन ग्लाइकोल को पानी में मिलाने पर पानी के हिमांक गिर जाता है और इसलिए उद्योग और ऑटोमोबाइल्स में इसका उपयोग हिमकरण फ्रीजिंग के निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या है, तो इसका कॉर्न स्टार्च इसका मुख्य घटक है। यानी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक कॉर्न स्टार्च है होता है। और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें जीवित जीवों आमतौर पर रोगाणुओं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में विघटित किया जाता है। और ये प्लास्टिक मुख्यतः कच्चे माल, सूक्ष्म जीवों और पेट्रोकेमिकल्स या तीनों के संयोजन के साथ उत्पादित होते हैं। इस प्रकार में प्लास्टिक्स का उपयोग डिस्पोजेबल वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे पैकेजिंग, क्रॉकरी, कटलरी, खाद्य सेवा, कंटेनरी आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। तो इसमें सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। ठीक है, यानी फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। इसमें फ्रुक्टोज एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन। यानी एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होता है, जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और इथेन गैस होते हैं जो अपेक्षाकृत हल्की गैस होती हैं। एलपीजी में प्रोपेन भी पाया जाता है, लेकिन प्रतिष्ठा के अनुसार ब्यूटेन की मात्रा प्रोपेन से अधिक पाई जाती है। इसलिए एलपीजी में मुख्यतः पाई जाने वाली गैस ब्यूटेन है और भारत पेट्रोलियम के अनुसार ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखें, यानी हम केमिस्ट्री के 47 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो केमिस्ट्री का भी हमारा हो गया है, यानी 23 से लेकर 47 तक। जो क्वेश्चन बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आराम आराम से करते चलेंगे और हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जगत, यानी बायोलॉजी में जंतु जगत आज हम देखेंगे। क्या देखेंगे, जंतु जगत देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम जंतु जगत देखते हैं। तो इसका आज हम, ठीक है, जंतु जगत देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु होते हैं। कौन लाल रक्त कणिका विहीन जंतु होते हैं, यानी किस जंतु में, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें किस जंतु में लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है। यानी कौन से जंतु हैं जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है, तो केंचुआ। यानी मेढक, सर्प और मोर को आप मारिएगा तो इसमें लाल रक्त मिलेगा, लेकिन केंचुआ में ये नहीं मिलेगा कभी, उसको देखिएगा। नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो केंचुआ में लाल रक्त कणिका है, विहीन जंतु होते हैं। इस जंतु में इसका वैज्ञानिक नाम होता है यानी टेरिटीमा पोस्थुमा। टेरिटीमा पोस्थुमा है और यह एक संघ एनिलिडा समूह का जंतु होता है। इसमें रक्त का संचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है और इसमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। और इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी तथा कुछ बहुलिंगी होते हैं। और इस संघ के कुछ अन्य जंतु जैसे समुद्री चूहा, जोंक, सीपी क्रीम, ये सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट सांस लेते हैं। कीट जो सांस लेते हैं कैसे लेते हैं, तो श्वास रंध्र के द्वारा कीट सांस लेते हैं। यानी कीट श्वास रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं और कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और कीटों के शरीर में श्वसन के लिए विशेष अंग ट्रैकिया पाया जाता है। और ट्रैकिया पारदर्शी नलिका होती है जो कि श्वास रंध्रों और द्वारा बाहर वायुमंडल में खुलती है। श्वास रंध्रों के द्वारा कीट वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, नीला होता है। यानी क्रेफिश के रंग का नीला होता है। जैसे क्रेफिश यानी झींगा मछली में होमोसाइनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन से मिलने पर रक्त का रंग नीला हो जाता है। और क्योंकि यह प्रोटीन तांबा पर आधारित होता है। ठीक है, क्रेफिश के रक्त का रंग नीला होता है, क्रेफिश झींगा का। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेप वर्म में खंड कहलाते हैं। टेप वर्म के खंड कहा कहलाते हैं, तो ये
प्रोग्लोटिड कहलाते हैं। यानी टेप वर्म फीता कृमि में खंड को प्रोग्लोटिड कहा जाता है। और टेप वर्म प्राणी जगत के संग यानी फ्लेटी हेलमिंथीज वर्ग में आते हैं, ठीक है, अंतर्गत आते हैं। और गौरतलब है कि इस संघ के प्राणी पृष्ठधार यानी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोपटेरिक्स क्या होते हैं। आर्कियोपटेरिक्स क्या है, तो ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होता है, ठीक है। यानी आर्कियोपटेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। इसकी उत्पत्ति जुरैसिक काल में लगभग 140 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और जीवाश्म पक्षी में इसका जीवाश्म सर्वप्रथम 1861 में वैगनर नामक वैज्ञानिकों ने जर्मनी के बवेरिया नामक स्थान से चट्टानों से प्राप्त किया था। आजकल यह ब्रिटिश संग्रहालय के लंदन में सुरक्षित है और इनका आकार लगभग कौवे की तरह है। और इसे सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सरीसृप एवं पक्षी के दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जुरासिक काल के जो पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। उभयचर नहीं है, कौन नहीं है, तो कछुआ एक उभयचर जंतु नहीं है। यानी कछुआ एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। यह सरीसृप श्रेणी में आता है, सरीसृप श्रेणी में ही आता है और इसका जीवन काल बहुत लंबे समय तक होता है। उभयचर वर्ग के जानवर पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। यह ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, जिस कारण यह वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उभयचर का हृदय 3 कक्षीय होता है। उभयचर के उदाहरण होते हैं मेढक, तोड़ और सालामेंडर, ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा होता है। किसका भरा होता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। यानी आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं में प्रगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा होता है। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का शरीर 3 भागों में होता है, सिर, धड़ और उदर में विभक्त होता है। इसका शरीर काइटिन नामक बाह्य कंकाल आवरण से ढका होता है। इसमें रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केकड़ा, झींगा मछली, मच्छर, खटमल, ये सब होते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है। कौन सा है, तो हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन वह शोषण करता है। यानी हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है। और हाइड्रा निवेरिया संघ का सूक्ष्म आकार का जलीय जीव होता है और इसे लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। मतलब इसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। जंतु का शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है और इसका प्रत्येक भाग में नए जीव में परिवर्तित होता है अतः हो जाता है। और जनन की इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करती हैं। किस रूप में उत्सर्जित करती है, तो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करती है, ठीक है। यानी पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करती है। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन उन प्राणियों के लिए फायदेमंद है जिन्हें उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना पड़ता है। और सरीसृप पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है, ठीक है। इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रानी मक्खी किस प्रकार के अंडे देती है। तो किस प्रकार के अंडे देती है, तो 2 प्रकार के। एक से बनते हैं यानी एक 2 प्रकार के अंडे देती हैं। एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन, ठीक है। यानी रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है। एक प्रकार के अंडे से रानी तथा कार्यकर्ता का जन्म होता है जबकि दूसरे प्रकार के अंडे से ड्रोन का उद्भव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में पाया जाता है, तो भेड़ में पाया जाता है लीवर फ्लूक, ठीक है। यानी लीवर फ्लूक भेड़ की पित्तवाहिनी में पाया जाता है। लीवर में फ्लूक परजीवी कीड़े होते हैं जो पित्त नलिकाओं और संक्रमित जानवरों के यकृत में रहते हैं। लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम फेसियोला हिपेटिका होता है और यह परजीवी मवेशियों और भेड़ों में फेसियोलियासिस नामक बीमारी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है। कौन सा स्तनपायी नहीं है, इसमें तो मछली स्तनपायी नहीं है, ठीक है। यानी मछली स्तनपायी नहीं है, यह मत्स्य वर्ग के में आती है और मछली का त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी रहती है और यह अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग करके तैरने मतलब मांसल पूंछ का प्रयोग करके तैरती है और इसका शरीर धारारेखीय होता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और महावर्ग मत्स्य या फिशिज का क्रमशः
फ्लोकेड मराई यानी विलुप्त समूह होता है, और कॉन्ट्रिब्यूटिज उपस्थित मत्स्य है, और अस्टिकचिज अस्थिल मत्स्य है, और अस्थिल मत्स्य के नाम से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी स्तनपायी जीव के हृदय कितने कोष्ठ के होते हैं, नहीं सॉरी, किसी स्तनपायी जीव के हृदय कितने कोष्ठ के होते हैं, तो 4 कोष्ठ के होते हैं। कितने कोष्ठ के? 4 कोष्ठ के होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट यानी कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है, क्योंकि यह क्यों सक्षम होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली प्रदान करती है। ठीक है, यानी लचीली झिल्ली प्रदान करती है, इसलिए उससे सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगनू क्या है? तो जुगनू एक प्रकार का कीट है, यानी रात में जो जुगनू चमकते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो जुगनू कीट है। और कीट आर्थ्रोपोडा संघ का ये एक प्रमुख वर्ग है, जिसमें 10 लाख से अधिक प्रजातियां का नामकरण हो चुका है, जबकि इनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 3 करोड़ है, यानी कीट आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकसित एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है? तो माइटोप्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा जीव है जो कि क्या करता है, यानी माइकोप्लाज्मा की स्वयं विकसित एवं प्रजनन करने में ये सक्षम है। ठीक है, यानी माइकोप्लाज्मा अलैंगिक कोशिकाओं संलयन तथा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, ये सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी कॉलोनियों में के सदस्य के रूप में किस प्रकार पहचानते हैं, यानी मधुमक्खी कॉलोनियों के सदस्य के रूप में किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये गंध से पहचान जाते हैं। ठीक है, यानी मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से, जो मधुमक्खी होती है वो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं, और मधुमक्खी कॉलोनी की रक्षा के दौरान एक दूसरे को खोजने और आसानी से पहचानने के लिए फेरोमोन्स का उपयोग करती है। ठीक है, जैसे छत्ता जब बनाती है, और प्रत्येक छत्ते को अपनी अनूठी गंध होती है। ठीक है, जब मधुमक्खी का अगर लगातार मान लो गए आप और इसमें 5-6 छत्ता अगर आपको दिखा गया, तो सभी छत्तों का अलग अलग गंध होता है, इस सभी का अनोखी गंध होता है, और इसी से ये क्या करती है, अपनी जो छत्ता होता है इनको पहचान पाती है। ठीक है, और फेरोमोन मधुमक्खी के बीच संवाद करने का सबसे सुविधाजनक तरीका होता है। उल्लेखनीय है कि हर छत्त में एक रानी मधुमक्खी होती है, यानी हर छत्ते में क्या होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं, और ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हुई दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है, और रस मतलब जैसे एक मक्खी को रस मिला तो नाच करते हुए छत्ता तक आती है, दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस मिल गया है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीमक की आंत में सेलुलोज के पचाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो इसमें क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, यानी दीमक सेलुलोज को भोजन के प्रकार के रूप में ग्रहण करता है, किंतु उसे पचाने की क्षमता दीमक में नहीं होती है, और दीमक के आंत में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ सेलुलोज का पाचन करता है, और दीमक को प्रोटोजोआ के मध्य सहभागिता का रिश्ता होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी डॉल्फिन कैसा एक जीव है, जो डॉल्फिन है वो किस प्रकार का जीव है? तो वो है एक स्तनी जीव में वर्गीकृत किया जाता है डॉल्फिन को। ठीक है, स्तनी माना जाता है, यानी स्तनधारी शब्द का अर्थ होता है स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु, जिन्हें यानी जिनसे उत्पन्न दुग्ध अथवा इसके शिशु पोषण में प्राप्त करते हैं। जैसे दुग्ध ग्रंथि इसमें पाई जाती है, जो कि शिशु जब पैदा होते हैं तो उसे दुग्ध निकलता है और शिशु को पोषण होता है। यह मुख्यतः स्थलीय होते हैं, कुछ जलीय एवं वायवीय भी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद यानी डॉल्फिन जो होती है मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। यद्यपि यह मछली की तरह दिखती है परंतु एक स्तनधारी जंतु है। ठीक है, मछली की तरह दिखती है, ये जल में ही रहती है, और लेकिन ये स्तनधारी जंतु है, ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है। ठीक है, मतलब ऊपर ही जैसे मुंह अपना ऊपर करती है और सांस लेती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पोर्क टेप वर्म कहते हैं, यानी टीनिया सोलियम को पोर्क टेप वर्म कहा जाता है, यानी सुअर मांस तीता कृमि इसे कहा जाता है, और प्लेटी हेलमथ्रिज संघ के यानी सेस्टोडा वर्ग में संबंधित होते हैं, और बीफ टेप वर्म टेनिया सागिनेटा होते हैं, और शीप टेप वर्म होते हैं मोनिजिया एक्सपेंसा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है।
यानी उभयचर एम्फीबिया प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रह सकते हैं, जैसे मेढक, घड़ियाल आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो एम्फीबिया का उदाहरण है। यानी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव होती है और यह शाकाहारी एवं स्तनधारी यानी मैमल वर्ग की जंतु होती है और गंगा नदी में यह अधिक पाई जाती है, जिसके स्थानीय रूप से सुसु यानी अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो नील व्हेल है। ठीक है, नीली व्हेल है, यानी सबसे विशाल जीवित स्तनधारी नीली व्हेल है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। इसकी लंबाई 30 मीटर है तथा यह वजन लगभग 200 टन दर्ज करती है, यानी 200 टन का लगभग होती है बयान। ठीक है, यह वर्तमान में अस्तित्व में रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है और यह इसका शरीर लंबा एवं पतला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वो श्वास नली उसमें श्वास नली नहीं पाई जाती है, इसलिए मतलब श्वास नहीं ले पाती है, इसलिए मर जाती है। ठीक है, यानी श्वास नली पाई जाती है। यानी मछलियों में गिल्स द्वारा सांस लेती है, गिल्स गलफड़े द्वारा सांस लेती है और उनमें हमारी तरह फेफड़े नहीं होते हैं और न ही हमारी तरह नाक से सांस लेती हैं। ठीक है, मछलियां सांस लेने के लिए मुंह में पानी लेती हैं और यह पानी गलफड़ों से होते हुए बाहर निकालती है और पानी में मिली हुई ऑक्सीजन को गलफड़ों की कोशिकाओं द्वारा सोख लेती है और गलफड़ों में बहने वाले खून के साथ यह ऑक्सीजन में मिल जाता है और शरीर में भ्रमण करते रहती है और इसी ऑक्सीजन से मछली का खून शुद्ध होता रहता है और मछली के सांस लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसलिए मछली पानी से बाहर निकालने पर क्या होती है? मर जाती है। गलफड़ों से सांस लेती है इसलिए मर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? यानी गैम्बूसिया का प्रयोग किया जाता है, गैम्बूसिया का। यानी मच्छरों के जैविक नियंत्रण को रोकने के लिए गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। गैम्बूसिया मछली साफ पानी में रहती है और यह जल की ऊपरी सतह पर रहती है और जहाँ मच्छर के लार्वा रहते हैं और यह मछली पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू और मच्छर पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप क्या रखिए यानी गैम्बूसिया मछली अगर पालिएगा तो ये सब बीमारियां आपको नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ये हमारा बायोलॉजी का भी एक टॉपिक हो गया, यानी साइंस हमारा कंप्लीट। बायोलॉजी में जंतु जगत हम कंप्लीट कर लिए। साइंस का जो आज का हमारा डे 7 का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्ट्री में। मौर्य मौर्य और मौर्योत्तर काल आज हम देखेंगे 120 क्वेश्चन। ठीक है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य और मौर्योत्तर काल हम देखेंगे। ठीक है, यानी मौर्य और मौर्योत्तर काल एंशिएंट हिस्ट्री का 6वां टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे यानी शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? यानी जैसे पहला क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 एडी 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है, कनिष्क को जाता है। ठीक है, यानी कुषाण शासक जो कनिष्क था इसको जाता है शक संवत शुरुआत करने का श्रेय। ठीक है, और शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी से 78 कम कर दिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 से मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर के समय चंद्र सौर गणना पर आधारित होता है। ठीक है, यानी वर्तमान जो ईस्वी है उस ईस्वी से 78 कम कर देंगे तो शक संवत का वर्ष निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? या किसने कराया था? तो ये कराया था रुद्रदामन ने। ठीक है, यानी जूनागढ़ अभिलेख से अभिलेख 150 से 151 ईस्वी के अनुसार रुद्रदामन फर्स्ट के अनुसार सुदर्शन झील को मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था और बाद में अशोक के राज्यपाल सुसाफ सुसाफ ने उसे उसमें नहर निकलवाया था और उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था और जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुवी शाख ने करवाई थी और इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तब बृहद्रथ था, यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसमें शुंग राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? यानी किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बना के भेजा गया था। यानी मेगास्थनीज एक यूनानी राजा यानी यूनानी राजा
सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यह एक यूनानी राजदूत है और उसके खोजकर्ता तथा इतिहासकार था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, यानी मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और उस समय भारतीय समाज के बारे में इसमें वर्णन किया गया है इंडिका में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? कौन सी पुस्तक है? तो वो दिव्यवादन है, ठीक है, यानी दिव्यवादन में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय यानी मूर्धभिषिक्त अर्थात अभिषक्त क्षत्रिय कहा गया है और बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक था और इसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व रहा और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है और बिंदुसार की रुचि जैन आजीविक संप्रदाय में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? किस प्रकार का न्याय? फौजदारी न्याय करता था, ठीक है। अब देखिए मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे, पहला होता था धर्मस्थीय और दूसरा होता था कंटक शोधन और ये न्यायालय ग्राम संघ और राज के न्यायालय के अतिरिक्त थे, ठीक है, यानी धर्मस्तरीय न्यायालय में दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता था और कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करता था, ठीक है। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान यानी महासंग्रहर्ता कहा होता था और मौर्य काल के शासकीय भूमि से प्राप्त आय को चीता कहा जाता था, ठीक है। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त था, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछेगा कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 में। समाहर्ता कौन था? तो इसे संग्रह करता था समाहर्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? चीता कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो किसमें? भाब्रू में, ठीक है, भाब्रू, ठीक है, यानी सम्राट के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराट नगर से खोजा गया था, यानी अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों यानी बौद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था और विश्वास प्रकट किया था। इसके अभिलेखों में अशोक स्वयं मगध का राजा मगधधिराज कहता है और सौगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है? सौगौरा अभिलेख में। और अशोक का 13वें शिलालेख कलिंग विजय का वर्णन में मिलता है, यानी कि शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। और अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है और अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था और अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में अधिकतम पाए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा था तो भाब्रू स्तंभ में कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्रयोग की गई तो प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है। अशोक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेस ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक शिलालेखों में अशोक का नाम किस नाम से जाना जाता था? तो यानी प्रियदर्शी, यानी शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख होता है? तो सौगौरा अभिलेख में अशोक के सौगौरा अभिलेख में अकाल के बारे में दुर्भिक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम एंशिएंट हिस्ट्री का 17 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बहमनी साम्राज्य, मेडुअल में बहमनी साम्राज्य देखेंगे। तो आइए बहमनी साम्राज्य के बारे में अगर हम देखें तो देखिए बहमनी में बहुत छोटा सा बीपीएससी उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए ये छोटा सा ही है, तो इसको देख लेते हैं। पहला है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था, यानी बहमनी राज्य का संस्थापक स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में और अलाउद्दीन हसन बहमन था। मूल नाम हसन गंगू था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई थी और इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में उसका नाम आहसानाबाद रखा था और इसकी प्रतिद्वंदी राज्य विजयनगर था और इसके साम्राज्य में 4 प्रांत थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 ही क्वेश्चन है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो बीजापुर गोलकुंडा में हुआ था, ठीक है। यानी दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र बीजापुर था, परंतु इसका विस्तार गोलकुंडा और अहमदनगर राज्यों में हुआ था
और रागमाला चित्रों की चित्रांकना दक्कन चित्रकला शैली में विशेष रूप से किया जाता है। और दक्कन चित्रकला शैली को महान संरक्षक अली आदिल शाह थे। ठीक है, इस प्रकार हमारा मेड्यूल में बहमनी साम्राज्य भी हो गया, बहमनी राजवंश। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अन्य जन आंदोलन, यानी अन्य जन आंदोलन जो हुआ था 1757 से 1857 के बीच में, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम वो देखते हैं अन्य जन आंदोलन में। तो वो है कि अन्य जन आंदोलन मॉडर्न का छठवां टॉपिक है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। ठीक है, सिद्धू और कानू ने, यानी 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। और सॉरी, इसे दामन एक को के नाम से भी ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक भूभाग संथाल बहुल क्षेत्र आता है। ठीक है, दामन एको के नाम से ज्ञात क्षेत्र भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र को कहा जाता था। 1793 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी जमीनें छीन ली गई थी। और 1855 में कानू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, और जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध के से उत्पन्न असंतोष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा। ठीक है, कौन था? बिरसा। यानी मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार के भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया था। और मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन थे, और इसे उलगुनू उलगुनू के नाम से भी जाना जाता था। और मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। यानी कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया था। और यह एक विद्रोह था जिसमें विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। और यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा ई, यानी आदिवासियों ने बिहार के भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुल क्षेत्रों में दामी ने कोह में विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का नेता था सिद्धू और कानू नाम के दो भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र यानी दामिन एको से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। और परिणाम स्वरूप जब इसे जमींदारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, और लगान वसूली की दर को अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। और कर चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्र से में फंस गए थे। और इसे उत्पन्न असंतोष के कारण आदिवासियों संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह करने के लिए मजबूर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो बिहार लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर माना था, ई माना था, तो हमको भी ई मान के ही चलना है। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्कन दंगे का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था इसका? तो महाजनों के द्वारा ऊंची दर था। ठीक है, यानी जो सॉरी 1875 में जो दक्कन दंगे हुए था उसका तत्कालिक कारण क्या था? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। यानी दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ था। और दक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यह किसानों के कर भुगतान में असमर्थ करने के कारण पूरी तरह महाजनों के चंगुल में फंस चुके थे। और विद्रोह का प्रारंभ सिरूर तालुका के करडाहा गांव से हुआ था। और उस समय प्रारंभ हुआ था जब एक मरवाड़ी साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपए में ऋण के लिए बेदखली का अज्ञात पात्र प्राप्त किया था। और दिसंबर 1874 ईस्वी में सिरूर तालुका के करडाहा गांव से प्रारंभ हुआ। और साहूकार विरोधी दक्कन के दंगों का प्रभाव सितंबर 1875 में 6 तालुकों में 33 तालुकों तक पहुंच गया था। और ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया था। और किसानों की स्थिति को सुधार हेतु 1879 में
दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह यानी 1855-56 में हुआ था और इस विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कानू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कुका आंदोलन को। ठीक है, यानी कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहरमल के उद्देश्य ने किया था और इसका उद्देश्य था सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करना और उसे पवित्र बनाना, पंजाब से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करना और कुकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 तथा 1872 में अंग्रेजों ने कुकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाइयों की और इसके प्रमुख नेता थे राम सिंह कुका ने रंगून भेज दिया गया था और राम सिंह की मृत्यु 1885 में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 में। ठीक है, यानी मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने और मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों और ठेकेदारों और बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया था और मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे और 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिसे बिरसा जनजाति के नेता जिसे वो बन गए और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया और इसे उलगुलान या महान हलचल के विद्रोह से भी नाम से जानते हैं, उलगुलान विद्रोह भी जानते हैं। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 यानी हो मुंडा विद्रोह 1820-21 में हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 में, हो मुंडा विद्रोह हुआ था 1820-21 में। यानी अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में हो मुंडा के लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 में के दौरान विद्रोह कर दिया। इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली और यह प्रदेश में 1837 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है और हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा भी की थी, परंतु 1827 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो कौन थे? आनंद पांडे थे यानी आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था और बिरसा मुंडा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिले के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते थे और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और छोटा नागपुर 1914 से 21 के दौरान काना भगत आंदोलन चला और जिसका नेतृत्व जन्ना भगत ने किया था। ठीक है, और यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, और इस पर गांधीवादी प्रभाव भी था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एनजी रंगा थे और इसके महासचिव भी चुने गए थे। एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया था। ये भी क्वेश्चन जितने एक्सप्लेन किया जा रहा है इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो वो कौन थी? तो वो थी खोंड जनजाति। ठीक है, खोंड जनजाति द्रविड़ियन प्रजाति की थी और ये लोग काफी सीधे साधे होते थे और शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे और अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और अतः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो गई थी, यानी मानव बलि प्रथा अंग्रेजों की कोशिश से ये समाप्त हो गई थी खोंड जनजाति में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख लिए हैं, यानी हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री भी देख लिए, यानी दो सब्जेक्ट साइंस की आज की क्लास कंप्लीट हो गई और हिस्ट्री की आज की क्लास कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं बिहार जीके की क्लास देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बीच बीच में आपको क्या है कि बीच बीच में आपको कुछ छोटे छोटे करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और जो मंथली करंट अफेयर है हर सैटरडे संडे को आपको मिल जाएंगे, या सैटरडे को या संडे को, लेकिन एक छोटे छोटे करंट अफेयर बीच बीच में आपको मिलेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और वहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना है और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कर लेना है। और देखिए, और अगर आपको टॉपिक का ये पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिहार जीके।
तो आइए हम बिहार जीके के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 130, यानी इससे पीछे वाला क्वेश्चन हम अलग अलग क्लासों में कर लिए 6 क्लास में, तो हम आज के क्वेश्चन इसी क्लास में लेते हैं। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं, तो किसमें है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यानी दिए गए विकल्पों में किसी भी राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें नहीं है। ठीक है, यानी बिहार विधानसभा भारत के बिहार राज्य की द्विसदनीय विधायिका में से निम्न सदन है, और वर्तमान में बिहार में 17वीं विधानसभा चल रहा है, जिसके सदस्य इनकी सदस्यों की संख्या 243 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, और बिहार की कुल जनसंख्या है यानी 10,40,99,452 जो कि कुल देश मतलब देश की कुल जनसंख्या के 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 38 जिले हैं। अभी बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है, और बिहार का जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका लिंगानुपात 918 है, और साक्षरता दर है 61.8%, इसकी साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है, यानी उस समय कितनी थी स्मार्ट शहर में, तो कितनी संख्या थी, तो 4 थी। ठीक है, उस समय ये क्वेश्चन हमारे लिए उतनी प्रासंगिक नहीं है, अब ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल है कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी 2011 के अनुसार जनगणना हमारा साक्षरता दर 61.8%, यानी 61.8% हमारी मतलब बिहार की साक्षरता दर है, और जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2%, तथा महिला साक्षरता दर 51.5%। और बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है, सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास है, और न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया का है 51.08%, और संपूर्ण भारत की साक्षरता दर कितना है, 73.0%, यानी हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73% के आसपास है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.1 मतलब 61% है। ठीक है, ये एक्सप्लेन आपको देख लेना है, क्योंकि जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। ठीक है, यानी शिवहर जनसंख्या घनत्व वाला, यानी जब वहाँ के शिवहर की जनसंख्या जन घनत्व है 1880, और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जन घनत्व 1106 है। ये बिहार का पूरा है 1106, और इसका है शिवहर का 1880, और भारत के समस्त राज्यों में सर्वाधिक है, जो मतलब सबसे अधिक भारत में जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार ही है। ठीक है, बिहार का न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है कैमूर, सबसे कम जन घनत्व है यहाँ, यानी 1 किलोमीटर में 488 व्यक्ति रहते हैं कैमूर में, और जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या होती है, और उस राज्य का जन घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो संपूर्ण भारत का जन घनत्व है 382, यानी भारत का जन घनत्व कितना है, 382, बिहार का है 106, सबसे अधिक जन घनत्व शिवहर की, सबसे कम कैमूर की है 488, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वो कौन सा जिला है, तो किशनगंज है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा बिहार में किशनगंज जिले में होती है। ठीक है, यानी 120 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो किसमें है, तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, यानी सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और सोमेश्वर पहाड़ी तराई में स्थित शिवालिक महा हिमालय का एक भाग है, और इस श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है, 4 से 6 किलोमीटर होती है, और औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। यह पहाड़ी सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला होती है 856 मीटर है, इसका विस्तार बिहार और नेपाल सीमा के बीच 75 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है, तो किस जिले में है, तो नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, यानी काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, और करमनाशा नदी पर स्थित है। ठीक है, विकल्प सी सही है। यानी दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो रोहतास में है। सुखलदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, और तामासिन जलप्रपात झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित है, और स्मोक कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसे विकसित किया गया था, यानी शेरशाह सूरी ने परगना में विकसित किया था। ठीक है, यानी मध्यकालीन बिहार में बुनियादी
प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था और शेरशाह सूरी ने परगना प्रशासन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया था। कौन कौन? तो सिकदार क्या होते थे? पुलिस प्रमुख होते थे, इसके साथ सैनिक दस्ता होती थी और मुंशी होते थे। तो भूमि के माप और लगान व्यवस्था की देखभाल करने वाले होते थे। होतहार होते थे तो परगने की खजांची होते थे और कारकुन होते थे तो हिसाब किताब लिखना, रिकॉर्ड, ये सब होते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस देख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, ये भी हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब वाला मुख्य सूचना आयुक्त देख लेना है, यानी मुख्य सूचना आयुक्त बिहार के कौन है उनको देख लेना है। ठीक है, 2025 में कौन है ये देखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार के किसे नामित किया गया है? तो कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया था। ठीक है। अयोध्या में श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण में के उद्देश्य से एक ट्रस्ट की घोषणा की गई थी और श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट रखा गया था। ट्रस्ट में दलित सदस्य के रूप में बिहार के श्री कामेश्वर चौपाल का नाम नामित किया गया था और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित है? तो कौन सा है? तो नालंदा जिला। ठीक है। नालंदा जिला बिहार में मतलब पेयजल के लिए शुरू की गई गंगा उद्भव योजना, जो कि नालंदा जिले में शुरू की गई थी। और इसमें क्या किया गया था? गया, बोधगया, राजगीर, नवादा, इसमें भी शामिल किया गया प्रथम चरण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियासत, सॉरी, ये क्वेश्चन जो था, कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नालंदा सम्मिलित नहीं है। और कौन कौन जिला सम्मिलित था? तो गया, बोधगया, राजगीर और नवादा सम्मिलित था और नालंदा जिला इसमें सम्मिलित नहीं था। यानी क्वेश्चन था कि कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के लिए के प्रथम चरण में से संबंधित नहीं है? तो नालंदा नहीं है। देखिए इसी तरह आपका भी क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए नहीं वाले पॉइंट पे आपको हाईलाइट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विजय कुमार चौधरी थे। ठीक है, विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो वीरपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? तो वीरपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, वीरपुर में, यानी जल संसाधन विभाग बिहार के सुपौल के वीरपुर में अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थापित किया गया था। इसका शिलान्यास 26 अगस्त 2020 को नीतीश कुमार द्वारा किया गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम बिहार स्पेशल का भी कुछ क्वेश्चन हम देख लिए हैं। धीरे धीरे आराम आराम से करते चल रहे हैं, आप देखते चलिए। ठीक है, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। नेक्स्ट हमारा अब देखेंगे हम ज्योग्राफी, तो वन क्षेत्र, यानी आज हम देखेंगे वन क्षेत्र। ठीक है, ज्योग्राफी देखिए, वन क्षेत्र यानी अभी हमारा वन स्थिति रिपोर्ट, हम 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट आपके इसी चैनल पे आज के करंट अफेयर्स में हम आज के एक टॉपिक डाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट, उसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो आज हम डाले हैं और आज पढ़ा जा रहा है भारत की वन क्षेत्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो कहाँ मिल जाएगा? आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, उससे क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 700 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में विस्तृत होते हैं और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं वनों का विस्तार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, सागवान, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में को वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और इन वनों में मुख्यतः रोजवुड, आबूनास, महोगनी इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है और भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यह यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है और इन जंगलों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और हमको 2000 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 नहीं देखना है, हमको वन स्थिति रिपोर्ट 2023 देख लेना है। आज के ही वीडियो में इसी चैनल पे करा दिए वन स्थिति रिपोर्ट, आपको वो देख लेना है और इस क्वेश्चन को उससे अपडेट कर लेना है। ठीक है,
जो जो करेगा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, देखिए पूछा हुआ है 2019 के एग्जाम में बीपीएससी में, इसलिए ये पूछेगा, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आइए, ठीक है, अब 2023 वाला हम उसको देख ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत अधिकतम, यानी प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो ये भी क्वेश्चन हमको अभी देख लेना है, 2001 में पूछा हुआ था। तो जो आज की क्लास कराया गया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो का, यानी वन स्थिति रिपोर्ट, और इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक रहेगा, आपको जाना के देखना है, इसी चैनल पे है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, ये है, ये सुमेलित नहीं है, लेकिन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है कि ये सभी से अधिक क्षेत्रफल वाला है। ये भी क्वेश्चन आपको अपडेट कर लेना है, जितने भी वन क्षेत्र वाला क्वेश्चन करा दिए है ना आज, तो आपको जाके अपडेट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो आपको देख ध्यान से अपडेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, तो कौन है, मध्य प्रदेश। ये भी देख लेना है, 2021 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट हम लोग देखे हैं, 2024 में जो जारी हुआ था, ठीक है। ये 25 में यही रिपोर्ट पूछेगा, इसलिए आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल के वनों का सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। यानी साल के वनों का सर्वाधिक भंडारण नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है, और साल के वन हिमाचल के निचले ढालों एवं तराई के भागों में तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, उड़ीसा में भी फैले हुए हैं। यह भंगूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है, इसका प्रयोग रेल के डिब्बे, लकड़ी की पेटियां, फर्नीचर, जहाज के खंभे, जहाज खंभे आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो ये भी रिपोर्ट हमको देख लेना है, 2023 वाला रिपोर्ट हमको देखना है, आज ही की वीडियो में है, आपको देखना है, बार बार बोल रहा हूँ कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे और उसको आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र का औसत हेक्टेयर कितना है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वन शिलोंग पठार में पाया जाता है, शिलोंग पठार, ठीक है। मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है, पूर्वी हिमालय, और मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। ये भी आज कराए हैं, ये आपको देख लेना है, इसका आंसर सी होगा, और इसको अपडेट कराया है मैंग्रोव वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो हमारे पास अभी 2021 का ही रिपोर्ट है, अब हम 2023 वाला अभी बार बार बोल रहे हैं कि अभी अपडेट हुआ है, आज ही के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और देख लेना है आपको, वन स्थिति रिपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार नहीं उगते हैं, या किसमें नहीं उगते हैं, तो पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं, यानी भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पूर्वी घाट के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ ही पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर वन क्षेत्र पाया जाता है, तो संघन मैंग्रोव वन में पाया जाता है, सुंदर वन क्षेत्र सघन मैंग्रोव वन पाया जाता है उस क्षेत्र में, ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन क्षेत्र में अपने सघन मैंग्रोव वन के लिए कारण प्रसिद्ध है, और उसके अतिरिक्त मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम आज वन स्थिति रिपोर्ट देखे हैं, और वन स्थिति रिपोर्ट आपको क्या करना है, आपको जाके देख लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, और उस वीडियो को बहुत बार देखना है, बहुत छोटा सा वीडियो है, 7-8 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट का वीडियो है, उसको बार बार देख जाना है, क्वेश्चन आएगा वहां से, ठीक है। तो आइए हम देख लिए हैं, वन स्थिति रिपोर्ट भी देख लिए हैं, अब हम देखते हैं अपवाह एवं नदियों के किनारे बसे नगर, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं, तो इसमें कौन सी नदियां हैं, तो मरे और डार्लिंग ये नदियां हैं, ठीक है। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, विक्टोरिया और चाड अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झील है, ठीक है। और इरी तथा हुरून कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित झील है, जिसे ग्रेट लेक का भाग है ये, और स्वेज और पनामा कृत्रिम नहरें हैं, स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जबकि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बढ़ती है, तो कौन सी है, अमूर है, अमूर यानी प्रशांत महासागर की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। यानी रूस में बहने वाली अमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, और अमूर नदी विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी है। यह नदी रूस और चीन की मध्य सीमा बनाती है, और ओब नदी, लीना नदी और यानीसी नदी आर्कटिक महासागर में बहने वाली नदियां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, इजिप्ट से संबंधित है, यानी इजिप्ट, इसमें जो विकल्प दिया है वो इजिप्ट में है, ठीक है। यानी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है,
यानी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी दो सहायक नदी श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनती है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से तथा ब्लू नील का उद्गम इथियोपिया की ताना झील से होता है और मिस्र इजिप्ट की को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के देशों में बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है और नील नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, यानी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन नदी विश्व की सबसे विशाल अपवाह क्षेत्र तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एक क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे नदी, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी भी है और अमेजन नदी विश्व का सबसे विशाल अपवाह क्षेत्र में से दूसरी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राजील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और इसी प्रकार गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अधिकतम संभाव्य शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है? तो कांगो, कोलंबिया और यांगतीसी। ठीक है, यानी कांगो, कोलंबिया और यांगतीसी नदी बेसिन सर्वाधिक संभाव्य जल शक्ति वाले क्षेत्र है। ठीक है, शक्ति स्रोतों में वर्तमान में जल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया गया, इसी कारण जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। एशिया और अफ्रीका में संभावित जल शक्तियों में सबसे अधिक है, इसके बाद दक्षिण अमेरिका का स्थान आता है और जल शक्ति का सर्वाधिक विकास उत्तरी अमेरिका और यूरोप में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड कैनियन क्या है? तो एक खड है। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड है, यानी उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ग्रांड कैनियन एक खड है और इस कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में होता है। ठीक है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के विस्तृत है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है और गंगा का मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों की सहायक नदियों से बना हुआ है, जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी के निक्षेपों द्वारा बनाया गया है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया हुआ है और इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्वी तथा दक्षिण की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है, यानी पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है और रोम नगर टाइबर नदी के किनारे है और लंदन टेम्स नदी के किनारे है और फ्रैंकफर्ट मेन नदी के तट किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो हरिके बैराज से होता है। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है और हरिके बांध से निकलती है और यह नदी पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है और यह भारत की सबसे लंबी नहर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो किसमें होती है? तो अफ्रीका में प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी नील नदी विश्व की सबसे प्रमुख नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर प्रसिद्ध आसवन बांध इसी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा पनामा नहर को जोड़ती है? तो पनामा नहर कौन कौन महासागर को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अटलांटिक और महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसिसिपी डेल्टा का उदाहरण है किसका है? अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है मिसिसिपी। ठीक है, यानी पंजाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा अंगुलित या डेल्टा का उदाहरण है। इसका निर्माण उन बारीक कणों से होता है जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं, जिनमें चूनों की मात्रा अधिक होती है और इसके निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक और निक्षेप पदार्थ बारीक तथा रंध्रहीन होना चाहिए। ऐसी नदी सागर में दूर तथा प्रविष्ट होकर कई भागों में बढ़ जाती है और अंगुल्याकार और पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे मिसिसिपी नदी का डेल्टा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारहमासी नदियां में जल कहाँ से आता है? तो ये कहाँ से आता है? बर्फ से पिघलने से आता है। ठीक है, जितने भी विश्व की बारहमासी नदियां हैं लगभग उनमें से जो जल आता है वो कहाँ से आता है? गर्मी मतलब जल बर्फ के पिघलने से उस नदियों में जल आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, सतलज ये सब नदियों में हिमालय से निकलती है और वहां से जो जल वो बर्फ पिघलता है तो उससे आता है। ठीक है, इस प्रकार हम वर्ल्ड हिस्ट्री का भी जो हम देखे थे अपवाह नदियों के किनारे बसे नगर ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, यानी इसमें देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद और संसद के दोनों सदन। ठीक है, यानी 14 क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लें। तो आइए हम एक क्वेश्चन आज देखते हैं, ये चौथा टॉपिक हम आ गए पॉलिटी में भी, ये हम देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? तो किससे होता है? यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक है, भारतीय संसद अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संघ होगी
जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेंगे। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है किंतु किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका सत्रभाषण करता है और संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति है? तो लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए थे? तो कौन? लोक लेखा समिति। कब पूरा किया था? तो 1921 में ये समिति बनी थी। ठीक है, और ये 100 वर्ष पूरा कर लिया था। ठीक है, ये समिति ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति। अगर इसमें हम देखें लोक लेखा समिति में तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, 1919 का अधिनियम के अंतर्गत। इसके सदस्य का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधि के सिद्धांत पर होता है और एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल से ही चुना जाता है, यानी जो अध्यक्ष लोक लेखा समिति का चुना जाएगा वो विपक्षी दल से चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? तो सभी होंगे, यानी कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राज्यसभा में, जो सदस्यों का नियुक्ति मतलब उसमें प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा में, और दूसरा होते हैं नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, और तीसरा होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। यानी संविधान के यानी एक से अधिक है तो सभी नहीं, एक से अधिक 2 होते हैं। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए ये नहीं होंगे, लेकिन ये और ये दोनों होंगे। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंधित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और अन्य सदस्य का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगा। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक लगाया गया है। ठीक है, यानी 2026 तक, इसमें 24वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, और देखिए 2026 के बाद देखा जाएगा कि परिसीमन कैसे हो रहा है, किस जनगणना के आधार पर हो रहा है, तो ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? यानी कितनी भी बार हो सकता है। हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हमने परंपरा अपना ली है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण न कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष का कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है और संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हमारे देश में कितनाओं बार बन सकता है, लेकिन अभी हमारा परंपरा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं या कितने होते हैं? यानी 3 सत्र होते हैं। लोग यानी संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार, कम से कम 2 बार बुलाए जाते हैं सत्र। ठीक है, यानी लोकसभा संसद का निचला सदन है। राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित करेगा अनुच्छेद 85(1) के अनुसार। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा पर ही संसद को सत्र को आहूत करेगा। ठीक है, पिछले सत्र और आहूत किए जाने वाले सत्र के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो कौन सी है? 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यानी 15वीं राष्ट्रपति हैं जिन्हें 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और इससे पहले ये 2015 से 2021 तक झारखंड राज्य की राज्यपाल थी और इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। सोचिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। ठीक है, यानी भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना गठन 1949 में किया गया था
परंतु उसका प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 6 अगस्त 1948 को पारित किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है, तो किसके अनुसार, 108 के अनुसार। ठीक है, यानी किसी विधेयक या विधेयकों पर दोनों सदनों की गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा की जाती है, और धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक है, दोनों धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और ठीक है, अनुच्छेद 108 के अनुसार इसकी संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो कौन सी है, तो प्रकलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, और जिसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, और उसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, और वर्तमान में अभी है गिरीश चंद्र भालू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो इसके अध्यक्ष बदल गए होंगे क्योंकि चुनाव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, यानी केंद्र सरकार से संबंधित सामान्यतः सभी निर्णय मंत्रिमंडल कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, अन्य मंत्रालय भी होते हैं। यह भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था होती है, और ये केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग भी होती है, और उच्च कार्यकारिणी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है, किसके होते हैं, तो कानून समिति के अध्यक्ष होते हैं, यानी नियम या कानून समिति का अध्यक्ष स्पीकर होता है, और लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा का अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के नियम समिति में सभापति एवं उप सभापति सहित 16 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें समिति का कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करना एवं नियमों में ऐसे संशोधन अथवा परिवर्धनों की सिफारिश करना जिसे जरूरी समझे। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 118(1) में यह व्यवस्था की गई है कि संसद की प्रत्येक सभा अपनी प्रक्रिया या कार्य संचालन विनियमन के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज पॉलिटिकल साइंस का भी 1 से 14 तक क्वेश्चन देख लिए, इसमें हम आगे की जो क्वेश्चन है वो देखते चलेंगे आराम से। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स आते हैं हम, गरीबी और बेरोजगारी, यानी 103 से 116 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम इकोनॉमिक्स में गरीबी और बेरोजगारी के देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो 2014 में की गई। ठीक है, यानी कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय, MSD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में IIP के 8 कोर सेक्टर का संयुक्त भार क्या होता है, तो 40.28% है। ठीक है, ये 2022 तक आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई कितनी है, तो 26,000 किलोमीटर है। ठीक है, 26,000 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौजूदा कुछ शिपयार्ड में कितने शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं, तो लगभग 20 निजी क्षेत्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना कब की गई थी, DPIIT की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई थी स्थापना इसकी, तो 1995 में की गई थी, 1995 में की गई थी। ठीक है, यानी देखिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत में वाणिज्य और उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार का एक विभाग है, यह मूल रूप से 1995 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और औद्योगिक विकास विभाग ने के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया, और वर्तमान स्वरूप यह है कि 27 जनवरी 2019 को आया था, जब आंतरिक व्यापार को इसके लिए शासनादेश को जोड़ने के बाद तत्कालीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर उद्योग के सूचकांक में मूल वर्ष को हाल ही में किस वर्ष में परिवर्तित किया गया था, तो 2012-13 में। ठीक है, 2004-5 से 2012-13 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, जिससे भंग किया गया था, तो कब, 2014 में भंग कर दिया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वार्षिक योजना को पृथक योजना के रूप में व्यवहार में लागू किया गया था, तो कौन सा, 1990 से 91 और 1991 से 92 को व्यवहार योजना कहा गया था। ठीक है, यानी ये 2 वर्षीय वार्षिक मॉडल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU की शुरुआत किस मंत्रालय के तहत की गई थी, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2014 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनमें से कौन ऋण नियंत्रण की एक
मात्रात्मक पद्धति नहीं है। कौन सा एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? तो मार्जिन सीमांत आवश्यकता, ये मात्रात्मक पद्धति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, देखिए इस बार भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी आय पर कर न लगाने की छूट दी गई है? कौन सी धारा पर? धारा 10(1) के 1 पे दी गई है कि किसी आय पर कर नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधान वित्तीय समावेश पहल की शुरुआत कब की गई थी? 10 फरवरी 2011 को की गई थी। ठीक है, देखिए आय और गैर आय दोनों आयामों पर ध्यान केंद्रित करने वाले समावेशी विकास की अनुपालन में प्रमुख वित्तीय समावेशन स्वाभिमान शुरुआत 10 फरवरी 2011 की औपचारिक रूप से की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उद्योग में माध्यम से शाखा रहित बैंक प्रदान कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ब्याज अदायगी को सकल वित्तीय घाटे से घटाया जाए तो उससे क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ब्याज अदायगी आएगा प्राथमिक घाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन कौन है? उस टाइम ये 2022 में कौन थे? तो अभी आपको अभी वाला कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? DMEO रखा गया था। ठीक है, DMEO रखा गया था, DMEO निगरानी और मूल्यांकन सूचकांक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन क्या है? तो धन एक वस्तु है। धन क्या है? वस्तु, यानी मुद्रा, मनी एक ऐसी वस्तु है जो आर्थिक विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य सहमति को स्वीकार की जाती है। वह माध्यम जिसमें कीमतें और मूल्य व्यक्त किए जाते हैं। मुद्रा के रूप में यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक देश से दूसरे व्यक्ति में प्रचलित होता है। इस प्रकार व्यापार को सुविधाजनक बनाती है और धन का प्रमुख मापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम नहीं देखेंगे, वित्त वर्ष 2025 के बजट हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 25-26 का नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 का हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई थी, तो कब? राजा चलैया कमेटी के द्वारा की गई थी। यानी घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश 1991 में राजा चलैया कमेटी द्वारा की गई थी और चलैया कमेटी ने सुझाव दिया था धीरे धीरे राज्य स्तर पर बिक्री कर को स्टेट वैट के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। थोक बिक्री स्टेज तक वेट को एक दर पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए और वसूली की गई राशि राज्यों को मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्तुति की सिफारिश ने की थी, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी खुसरो समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, खुसरो समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित अक्षम्य है, किसने कहा था? तो JM किन्स ने कहा था। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित अक्षम्य है, यह कथन 1923 में आर्थिक प्रश्न के संबोधन में जॉन मेनॉर्ड किन्स ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमको कोई देखना नहीं है, हम अभी क्या देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी योजना के प्रारूप तैयार किया था किसने? SN अग्रवाल ने किया था, यानी गांधीवादी योजना का प्रारूप 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल SN अग्रवाल ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी हम उतना नहीं देखेंगे, ये कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के नीति आयोग के पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों में शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी कब दी थी? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल किया था? तो किसने कार्यकाल किया है? तो पी चिदम्बरम, यानी ठीक है, पी चिदम्बरम ने कार्य किया था 1996 से 98, 2004 से 2008, फिर 2012 से 14, कुल मिलाकर 8 वर्षों का कार्यकाल किया था। ठीक है, जबकि CD देशमुख जो इसमें दिया हुआ है, CD देशमुख 1951 से 57, मनमोहन सिंह 91 से 96 और अरुण जेटली 14 से 19 का वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 2020-21 में है, ये भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ये हम अभी देखना है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को अपडेट कर लेना है अभी से। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन निकल जाएगा, इकोनॉमिक से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज की क्लास फाइनल हो गई, आज की क्लास फाइनल हो गई। और वन क्षेत्र के जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आपको बार बार वो वीडियो देख जाना है। ठीक है, बाकी अगर कोई असुविधा हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।